नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूँ। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से। लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा में कमल कृष्ण रॉय से शुरू करती हूँ कि रॉय साहब, अभी हमने कुछ ही दिन पहले कार्यक्रम किया था जिसमें चंद्रचूड़ साहब की हम बातें कर रहे थे और आज तो अब उन्होंने अड्डा कार्यक्रम में सफाई दे दी और कहा कि इसमें तो कोई गलत बात नहीं है अगर हमने गणेश आरती की है। और साथ में कुछ और भी बातें उन्होंने कही कि भाई सारे फैसले हम सरकार के खिलाफ नहीं दे। न्यायिक निष्पक्षता का मतलब ये नहीं कि सारे सरकार के खिलाफ फैसले हों। तो ये जो सारी बातें उन्होंने कही हैं, इन्हीं बातों के संदर्भ में अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या चंद्रचूड़ साहब के ऊपर भरोसा किया जाए? पूरे देश से उन्होंने कहा है कि भाई जजेस पर आप भरोसा करिए। जी, चंद्रचूड़ साहब पर किसी भी तरह का भरोसा करना न्यायपालिका के लिए के साथ ही हम विश्वासघात करने जैसा काम करेंगे। चंद्रचूड़ साहब की समस्या हो गई है कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है, एक गंदगी अपने ऊपर लगा ली है और अब उस गंदगी को सफाई करने के चक्कर में वो शरीर में जगह जगह गंदगी लगाते जा रहे हैं। वो बड़ा एक खराब मुहावरा है हिंदी क्षेत्र में, वही गलती इनसे होती जा रही है। बहुत अच्छा है, किसी को एतराज नहीं है। निजी कार्यक्रम में वो दुर्गा पूजन करें, वो हनुमान चालीसा पढ़ें, वो शंकर स्तुति करें, वो विपस्सना करें, वो बाबा रामदेव का CD लगा के और योगाभ्यास करें। अगर उनको बुलाना है किसी को बुला लें, लेकिन फिर वो आदमी जाने और चंद्रचूड़ साहब जाने। वहां स्टूडियो की तरह से कैमरा लगाकर पूरे देश और दुनिया को दिखाया जाए चंद्रचूड़ साहब अपने प्रदर्शन प्रियता के शिकार हो गए और चंद्रचूड़ साहब मोदी जी के झांसे में आ गए। चंद्रचूड़ साहब का उसमें कोई हिडन एजेंडा था कि नहीं मुझे नहीं मालूम। अनिल सिन्हा जी थोड़ा ज्यादा बेबाक आदमी है, ये बता सकते हैं बड़े भाई। लेकिन यह स्पष्ट है कि अगर उनका ये पर नितांत निजी मामला होता तो इस चैनल को खबर भी न होती कि चंद्रचूड़ साहब के घर कौन आया और किसकी पूजा करके वो चला गया। ऐसा नहीं है कि चंद्रचूड़ साहब सिर्फ अपने परिवार में ही रहते, उनके आने जाने वाले होंगे, जजेज होंगे, ज्यूरिस्ट होंगे, पत्रकार होंगे, हमें तो नहीं पता। और चंद्रचूड़ साहब CGI का बंगला कितने बड़े सिक्योरिटी जोन में होता है इसकी हम कल्पना ही कर सकते हैं। तो ये चंद्रचूड़ साहब जो सफाई दे रहे नितांत कार्यक्रम था ही नहीं। नितांत कार्यक्रम उन जजों के लिए है जो जज रोज पूजा करते हैं, लेकिन उस पूजा की फोटो नहीं WhatsApp पे डालते हैं। चंद्रचूड़ साहब ने तो पूरे दुनिया को दिखाया कि देखिए ये पॉलिटिकल हेड है, मैं जुडिशियल हेड हूँ, और दोनों की दोस्ती किस तरह से पूजा पाठ तक। और उसमें जो थोड़ा सा आप बॉडी लैंग्वेज भी देख लीजिए, उसमें कितनी डोमिनेटिंग पोजीशन में उन तीनों लोगों में मिस्टर चंद्रचूड़ और मिसेज चंद्रचूड़ और माननीय मोदी जी, बॉडी लैंग्वेज को देखिए तो किस तरह से मोदी जी वहां डोमिनेट कर रहे हैं, बीच में खड़े हैं, वो मुख्य कर्ता की तरह से ही पूरा घुमा रहे हैं और दिया लेके बैठे हैं। तो चंद्रचूड़ साहब तो अपने को अपने घर में इंफीरियर कर दिए। तो ये बहुत शर्मनाक बात है। चंद्रचूड़ साहब के बारे में उसके बाद सारी दुनिया में जिस तरह से निंदा हुआ, जिस तरह से आलोचना हुआ, जिस तरह से भारतीय न्यायपालिका पे ये सवाल उठे कि ये किस तरह से बाकी ऑनरेबल जजेस को, हाई कोर्ट के और के ऑनरेबल जजेस को, लोअर सबऑर्डिनेट कोर्ट के जजों को प्रेरित करेगी और किस तरह से उकसाएगी कि जिला जज जो है अपने जिला के इंचार्ज मिनिस्टर को बुलावे घर पे, हाई कोर्ट के जजेस अपने शहर के मंत्रियों को बुलाएं,
अगर यह परंपरा शुरू हो गई तो अगर जजों पर विश्वास ही करना आपकी बात सही है, तो क्या ये बात हम लोग जस्टिस लोया की आत्मा से पूछ सकते हैं कि किसने उनकी हत्या की? क्या जिन लोगों का हत्या में नाम आया जस्टिस लोया का, वो लोग क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में है कि नहीं, उस सरकार में है कि नहीं, पार्टी में है कि नहीं? उनका मामला जस्टिस लोया सुन रहे थे कि नहीं? अगर जजों पे भरोसा किया जाए तो जस्टिस लोया की आत्मा जब एक याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची कि मेरी आत्मा को शांति तब मिलेगी जब मेरे मरने के बाद मुझे न्याय मिले, मेरे हत्यारों के का कोई हाथ पकड़ के बतावे कि यही हत्यारा है, और क्या अपमानित होकर उनकी पिटीशन खारिज की गई? क्या चंद्रचूड़ साहब बताएंगे कि हम जजों पर तो इतना विश्वास करते हैं कम से कम हिंदुस्तान में, कि हम लोग कहते हैं कि डिलीवरिंग अब जस्टिस इज अ डिवाइन एक्ट, या ईश्वरीय कार्य करते हैं। हम लोग कहते हैं माय लॉर्ड, हम ये कहते हैं कि जो आप बैठे हैं ये ईश्वर के आसन पर बैठे हैं, इसलिए आपसे कुछ गलत हो ही नहीं सकता। इसकी दुनिया में आलोचना भी होती है कि आप जजेस को सुपरनेचुरल एंटिटी की तरह से हिंदुस्तान में एक सामंती समाज जो औपनिवेशिक परंपरा लिए हुए है, जब अंग्रेज शासक थे तो अब योर लॉर्डशिप चलाया जाता है। आज भी हम उसी श्रद्धा और सम्मान के तरह आपको पूज रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं साहब? आप एक जज की हत्या होती है, सारी दुनिया में बहुत सारे प्रमाण आए कि कौन सा वो मुकदमा सुन रहे थे, मुकदमा किस स्टेज पे था। सिर्फ जस्टिस लोया की हत्या को अपने को कटघरे में खड़ा करके चंद्रचूड़ साहब बयान दे दें तो हम इनके बात पर विश्वास कर लें। चंद्रचूड़ साहब जो जुडिशरी की स्वायत्तता थी, जो स्वतंत्रता थी, और संविधान में जिस तरह से इनको यह जिम्मेदारी दी गई कि आप केवल भारत के संविधान के लिखे हुए अक्षरों की ही व्याख्या करेंगे, आप ईश्वर का नाम लेकर शपथ तो ले सकते हैं लेकिन ईश्वर का नाम लेकर जजमेंट नहीं दे सकते हैं। उस समय लोगों ने यह सवाल उठाया था कि अगर कोई मुस्लिम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता और फैसला देता मस्जिद के पक्ष में और आपकी तरह बयान दे देता कि अल्लाह मैं जामा मस्जिद के सीढ़ियों पर बैठा था, तब मुझे ये इल्हाम हुआ कि वहां तो मस्जिद होनी चाहिए, तो क्या वर्तमान सत्ता ये सवाल न उठाती कि अब तो आपको देश छोड़ना ही पड़ेगा? एक देश का एक और विभाजन का खतरा वो उत्पन्न कर देता। क्या चंद्रचूड़ साहब के अंदर इतना ही विवेक मरा नहीं और जागृत है? तो चंद्रचूड़ साहब से कोई पूछेगा कि 4 साल बिना ट्रायल के मोहम्मद खालिद किस अपराध में सजा काट रहा है? 7000 पेज के चार्जशीट में वो कौन सा पन्ना है जिसपे लिखा हुआ है कि मोहम्मद खालिद ने इस देश तोड़क, देश विरोधी और समाज विरोधी भाषण दिया और लोगों को उकसाया और लोगों को दंगा करने के लिए प्रेरित किया? क्या वो सारे लोग जो तमाम मुकदमों में जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो लेखक पत्रकार हैं, जो आदिवासी नेता हैं, जो एनजीओ के लोग हैं, वो अभी भी जेलों में, उनके खिलाफ अभी ट्रायल नहीं शुरू हुआ, चार्जशीट नहीं दाखिल हुआ? क्या उन प्रिजनर्स के लिए भी चंद्रचूड़ साहब ने कभी ईश्वर से आदेश मांगा था? आप एक तरह से अपने झूठ को छिपाने के लिए 10 झूठों का आपने माला पहन लिया है। अभी आपके लास्ट वीक में जब आपसे यह रिक्वेस्ट किया था एक सम्मानित महिला एडवोकेट ने, माय लॉर्ड आप रिटायर हो रहे हैं, आपके बहुत सारे जज, अगर आप मैरिटल सेक्स वाला जो पिटीशन चल रहा है उसको सुनकर डिसाइड कर देते, तो उन्होंने कहा मेरे पास समय नहीं बचा है सुनने के लिए। आप विदाउट एडजॉर्नमेंट अयोध्या का केस सुने हैं जस्टिस जो हमारे उस समय के चीफ जस्टिस थे उनके कहने पर। वही तो गलती उनसे भी हुई थी। वो 10 बजे रात को मोदी जी ने कहा कि मैं चीफ जस्टिस साहब का कोर्ट देखना चाहता हूं, हाथ पकड़ के ले गए चीफ जस्टिस कोर्ट में रात का, अगर मैं गलत न हूं तो किसी कार्यक्रम से वो ले गए चीफ जस्टिस साहब के कोर्ट में। और उसके बाद तो वो जज साहब कहां पहुंच गए, किस रसातल में पहुंच गए कि राज्यसभा में उनके पैर लगते ही गो बैक का नारा लग रहा है, सेम कहा जा रहा है। क्या यही सीजीआई की मान्यता है?
क्या परंपरा में ऐसे ही सीजीआई हुए? क्या जस्टिस भगवती, जस्टिस कृष्णा अय्यर, जस्टिस ओ चिनप्पा रेड्डी, जस्टिस HR खन्ना, क्या इसकी परंपरा आप लोग भूल गए? जस्टिस वेंकट चलैया ने इलाहाबाद में कहा था कि हमारे देश की न्यायिक परंपरा तो यह है कि एक बादशाह ने अपने लड़के के लिए कहा कि इसको 30 कोड़ा मारा जाए, और जब उसको 25 कोड़ा मारा गया, कोड़ा मारने ने कहा बादशाह सलामत, लड़का तो मर गया, आप 25 कोड़े में 5 कोड़ा तो बाकी रह गया, आपकी सजा तो पूरी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि नहीं, बाकी 5 कोड़ा उसकी कब्र पे मारा जाए। तो ये इस तरह की निष्पक्षता है कि अपने बेटे के लिए भी उनकी आंखों में ममता के आंसू नहीं थे, अपने बेटे के लिए भी पक्षपात नहीं था। वेंकट चिलैया ने कहा कि साहब, एक जज ने कहा कि सब्जी में कैसी महक आ रही है मुझे, तुम कहाँ गई थी? कहे हाँ, मैं सब्जी खरीद रही थी, तो सब्जी वाली कह रही थी कि मेरा मुकदमा है, आपके साहब जज है ना, उन्हीं के पास है। इतना कह देने से ही जज साहब की आत्मा को एक इल्हाम हुआ कि कहीं कुछ गड़बड़ है इस सब्जी में। ईमानदारी के उस लेवल पर जज को काम करना होता है। ईमानदारी के उस लेवल पे काम करने के लिए जस्टिस वेंकट चलैया ने ऑल इंडिया चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने एक कोड ऑफ कंडक्ट तैयार किया था, जिसमें ये सारी चीजें थी। आप ब्याह बारात में जाने से बचिए, आप जन्मदिन में जाने से बचिए, आप ब्यूटी पार्लर से लेकर और कॉन्टिनेंटल शॉप का फीता काटना न जाइए, आप अपने घरों में एडवोकेट्स को और तमाम लोगों को बुलाने की आदत छोड़िए। आपका सोशल मिक्सिंग बहुत मिनिमम होना चाहिए। उनसे कहा गया कि एक हर्मिट की तरह एक जज को रहना चाहिए। आप ही के एक इंटरव्यू में जस्टिस कारजू ने कहा कि एक संत की तरह से जीवन जीना पड़ता है साधु को। उसको कारजू साहब तो उस परिवार के थे जिसने इस देश का संविधान ही नहीं लिखा, बल्कि और देशों के सब। तो ये कहां से हाँ। नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है, और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से, लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे, और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।